नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश यानी कि तीसरा वंश जो था तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, उसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मध्यकालीन भारत लिखा होगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी दे दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जो मतलब दिल्ली सल्तनत कहलाता है 1206 से लेकर 1526 तक का जो शासन है दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने दोस्तों शासन किया? चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ, तभी एक बार फिर बता, 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया 1206 से 1290 तक। इसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश ने, फिर लोधी वंश ने, इन्होंने शासन किया। जिनमें से हमने खिलजी वंश और गुलाम वंश, ये 2 वंश है जो हम इसमें पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसमें कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। ठीक है, अब आता हमारा तुगलक वंश। तो हमारा जो मेन तीसरा वाला टॉपिक है आज, इसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तुगलक वंश। तो 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो 5 वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, इनमें सर्वाधिक समय तक जिसने शासन किया वो तुगलक वंश था। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक था। तो उसका पहले नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। बाद में इसने जब राज्याभिषेक अपना कराया तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, तो ये संस्थापक था। अब देखिए, पढ़ते हैं। तो 1320 से 1325 जो गयासुद्दीन तुगलक का जो क्या था? टाइम पीरियड था। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। देखिए, उसका नाम क्या था? गाजी मलिक था, लेकिन वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से उसने अपने क्या करा? राज्याभिषेक करवाया। ये आपको समझ आएगा। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। तो इन्होंने क्या किया? इसने कार्य किए। अभी भी हम आगे इसके कार्य पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक के कार्य। कौन कौन से कार्य थे? इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्से लेने का ही आदेश जारी कराया। तो इसका जो क्या कार्य था कि जो लगान जो होता है, लगान यानी कि कर, भूमि कर, उसमें से उपज का जितना उपज होती है तो उसका 1/10 या 1/12 हिस्सा लेने का आदेश जारी किया। दूसरा था, गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि लौटा दी। क्या कर दिया? अमीरों की भूमि लौटा दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अमीरों की भूमि लौटा दिया। हमने खिलजी वंश में पढ़ा था, खिलजी वंश के एक शासक था, उसने क्या किया था? अमीरों से भूमि ले लिया था, यानी कि एक पैमाना बना दिया था खिलजी वंश में, और जिसकी सर्वाधिक भूमि थी उसकी ले लिया था। तो फिर क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि वापस लौटा दिया। इसने एक काम किया। अगला था, सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो इसने जो है सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़ा दागने प्रथा एवं चेहरा प्रथा को प्रभावी रूप से लागू करवाया। देखिए, जब मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ा दागने की और हुलिया लिखवाने की जो है प्रथा को चालू किया था। तो उसको ही वो प्रभावी रूप से चलाता आया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर आता है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए तेलंगाना विजय, आपको सबसे पहले देखना चाहिए तेलंगाना विजय। ठीक है, जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसके बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। ठीक है, देखिए, जूना खां के नेतृत्व में, जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जो आगे उसका नाम हो जाता है। जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर क्या किया? विजय प्राप्त की। इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। ठीक है, फिर आता है तिरहुती विजय, मंगोलों पर विजय। इसने क्या किया था? मंगोलों पर क्या किया था? विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की थी। अब आता है मृत्यु।
जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते हुए महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती। कैसे होती है? रास्ते से लौट रहे थे, तुगलकाबाद के 8 किलोमीटर दूर पर एक महल था, महल में जैसे गेट के अंदर जा रहे थे तो वहीं महल गिर गया उसके ऊपर और उसकी दब की मृत्यु हो गई 1325 में। यहाँ से क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसका मकबरा कहाँ स्थित है, तुगलकाबाद में स्थित है, यह इसका मकबरा है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब हो गया। ठीक है, अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने आपको बताया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खां जिसका नाम था, वही समय क्या मोहम्मद बिन तुगलक। तो 13 से 25 से ये कब तक रहता है, 13 से 25 से ये 1351 तक रहता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। देखिए, ये बाप ने भी ऐसे किया था, बेटा भी ने ऐसे किया। बाप का क्या नाम था, शुरू मैंने आपको पढ़ाया था ना, बाप का क्या नाम था, गाजी मलिक। बाप का नाम था गाजी मलिक और किस नाम से बैठा था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे। उसी तरह बेटे का क्या नाम था, बेटे का नाम था जूना खां और गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। ठीक है, जो जितने भी अभी तक दिल्ली के सुल्तान अभी तक हो गए, मतलब 5 राजवंशों में सबसे ज़्यादा जो विद्वान माना जाता था वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता था, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्रशील, पागल एवं रक्त पियासु कहा गया। देखिए, रक्त पियासु का मतलब क्या होता है, रक्त पियासु यानी कि जनता का रक्त चूसने वाला, जनता का रक्त चूसने वाला, ये पीने वाला, उसे रक्त पियासु कहा जाता है, जैसे पिशाच। ठीक है, तो अब ये कुछ जैसे सपना में कोई भी योजना देखता था कि ऐसा होना चाहिए तो अगले दिन उसको क्या कर देता था, लागू कर देता था। सोचता नहीं था कि इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा, इसके बारे में वो सोचता नहीं था। सीधा जो उसके मन में आया तो उठा के उस योजना को लागू कर दिया करता था। तो इसके सनकी पागल सुल्तान भी इसको कहा गया। ठीक है, लेकिन क्या था, ये विद्वान था। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान कीजिए, इस पॉइंट बिंदु पे देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम, दोआब कर में वृद्धि योजना, इसने कुछ योजनाएं बनाई। ठीक है, राजधानी परिवर्तन की योजना, मैं भी आपको सब विस्तार से पढ़ाऊंगा। प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, कराची अभियान की योजना तथा कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना, ये उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजनाएं बनाई थी। देखिए, अब आता हमारा पहला दोआब में कर वृद्धि योजना। ठीक है, दोआब के क्या कहते हैं, दोआब का विस्तार रूप क्या होता है। देखिए, नदियों के बीच का वो भाग जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, कहाँ उपजाऊ मिट्टी, उसी को दोआब कहते हैं। देखिए, उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, फसल ज़्यादा होंगी। तो क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया, यानी कि जहाँ उसको लगता था कि ये दोआब क्षेत्र है और यहाँ क्या होगा, जो उत्पादन होगा सर्वाधिक होगा, तो वहाँ उसने योजना को लागू की। परंतु इसने यह योजना लागू की, तब दुर्भाग्यवश अकाल पड़ा और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे। तो उस समय क्या हुआ, दोआब क्षेत्र में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, नदियों का स्तर क्या घट गया, तो उस समय क्या अकाल पड़ गया। ठीक है, तो किसान क्या कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि हमें सुल्तान जो है थोड़ा सा क्या देगा, मुआवजा देगा। लेकिन उसी समय उसने क्या कर दिया, ये योजना लागू कर दी, यानी कि उस कर में वृद्धि कर दी। तो किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये किसानों का पहला विद्रोह था। ठीक है, अब अगला, किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही के नाम से एक विभाग बनाया। देखिए, अब ये दीवाने अमीर कोही, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको टिक किए दे रहा हूँ। दीवाने अमीर कोही आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछा जाता है कि तुगलक वंश में जो दीवाने अमीर कोही था उसका संबंध किस विभाग से था, तो कृषि विभाग से था। किस विभाग से था, कृषि विभाग से। देखो, किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो उसके बाद किसानों की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने एक विभाग बनाया, दीवाने कोही, उसमें क्या किया, किसानों को मुआवजा दिया गया। ठीक है, अगला, राजधानी परिवर्तन की योजना। अब दूसरी योजना की थी राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। पहले क्या थे, दिल्ली थी, उसने दिल्ली को हटाकर क्या कर दिया,
देवगिरी दौलताबाद राजधानी स्थापित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोलों आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दौलताबाद करने का आदेश दिया जो कि बाद में असफल रहा तथा बाद में इसे राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। दे तो दिया आदेश, लेकिन वो क्या भूमि स्तर पर हो नहीं पाया, फिर इसको राजधानी अपनी दिल्ली बनानी पड़ी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला सांकेतिक मुद्रा की योजना। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। इसके पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश में पढ़ा चुका हूँ दिल्ली सल्तनत का, आप देख लीजिएगा। मुगल वंश के भी करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोगों को समझाया पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या फिर मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अगला है हमारा सांकेतिक मुद्रा की योजना। अब हमारा अगला क्या है, सांकेतिक मुद्रा की योजना। ठीक है, अब दोस्तों सांकेतिक मुद्रा की योजना क्या है, इसको पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। तो ये सांकेतिक मुद्रा। ठीक, इसने अपनी मुद्रा निर्माण की विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जो उसने सिक्के बनाए, उसने अपनी जो बनाने की विधि थी इसको गुप्त नहीं रखा, सार्वजनिक कर दिया। तो लोग क्या करें, घर घर सिक्के बनाने लगे। इस तरह क्या हुआ, पूरे बाजार में नकली सिक्के आ गए। जब इसे समझ आया कि उसकी योजना सफल हो गई, तो उसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें कर के बदले में चांदी के सिक्के ले जाए। यानी कि जिनके पास ऐसी मुद्रा हैं तो वो यहाँ जमा कर दे राजा के पास और बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। उसने एक ऐसी योजना बनाई। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है, ये देखिए, उस समय आप देख सकते हैं चित्र में, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझाऊं। देखिए सांकेतिक मुद्रा उस समय ऐसी थी, दिखती थी। ठीक है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता। देखिए अगला है खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान, यानी कि जो खुरासान मतलब ईरान जो इस समय तत्काल में है, मंगोलों के शासन का पतन हो गया था। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। देखिए क्या हुआ, ईरान में उस समय क्या हुआ था, मंगोलों का पतन हो गया था और क्या उस समय क्या था, उथल पुथल था, राजनीतिक अस्थिरता फैली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इसी का लाभ उठाया जाए और वहाँ पे क्या कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए और वहाँ भी मैं अपने राज्य में इसको मिला लूँ, अपने साम्राज्य में इसको मिला लूँ। तो उसने उसके लिए क्या किया, 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की। कितने लोग, 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। ठीक है, और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। कह दिया कि हम कभी भी जो है चढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली। परंतु इसने क्या किया, ये आक्रमण करने गया ही नहीं और इसने खुरासान के शासक से क्या कर ली, संधि कर ली। जब यह बात सैनिकों को पता चली तो उसमें आक्रोश फैल गया। तो उसी आक्रोश से बचने के लिए देखिए फिर कराची अभियान योजना, उसी जो सैनिकों के विद्रोह से बचने, भाई क्योंकि सैनिकों को पता चला कि हमारी जो अभी तक कह रहा था सुल्तान कि हम आक्रमण करेंगे, लेकिन हमें ये आक्रमण नहीं किया, इसने संधि कर ली। तो इसी विद्रोह से, सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराची अभियान के लिए भेज दिया। उन्हें वहाँ क्या कर दिया, उल्लू बढ़ा के सैनिकों को भेज दिया। वहाँ उतने सैनिकों को भेज दिया कि आप वहाँ जाना है, वहाँ करना है। तो सैनिक क्या किए, वहीं चले गए। विद्रोह से बचने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटी कराची अभियान के लिए भेज दिया। वहाँ पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। तो वहाँ क्या किया, वो चोटी में समझ नहीं पाए और रास्ता भटक गए और मर गए, और कुछ जो है आपसी विवाद में ही क्या हुए, खत्म हो गए। देखिए इब्न बतूता मतलब मोरक्को का एक यात्री था, के अनुसार केवल 10 यात्री बचकर वापस आ पाए थे। यानी कि वहाँ से दुर्गम स्थान से केवल 10 यात्री बचकर वापस आ पाए थे और कोई नहीं बचकर वापस आ पाया था। ठीक है, अब अगला, इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता था किसके समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, तुगलक ने इसकी बुद्धता से खुश होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का क्या कर दिया था, काजी नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये देखिए आपने बहुत पढ़ा होगा कि विजयनगर की साम्राज्य स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का राय नामक 2 व्यक्तियों ने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 में।
इसी के साथ 1347 में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। बात करूं, हरियर और बुक्का जो दो व्यक्ति थे, किसकी स्थापना की थी, भाई थे, उन्हें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन ने किया था। बहमनी बहमन, इसको आपने समझ में आया, ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया। अतः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं का कहना है कि जनता को राजा से तथा राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ये देखिए, ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, ये भी लाइन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए, जब उसकी मृत्यु हुई 20 मार्च 1351 को, तो इतिहासकार बदायूं का कहना है कि राजा जनता को अपने राजा से, उनका कहना है जनता को अपने राजा से तथा राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ये वाक्य किसके लिए उपयुक्त हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपयुक्त हुआ है। पूछा जाता है, ऐसा सेंटेंस दे देगा कि जनता को राजा से तथा राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। यह वाक्य किस दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में जो है उपयुक्त हुआ था या प्रयोग हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला हमारा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ मैसेज करके या आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ नई नई वीडियो तथा पीडीएफ तुरंत भेज दिया जाता है, ठीक है। अतः हमारा फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली की सल्तनत गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहुत सारे निर्माण कार्यों को वापस ले लिया जो कि इसके पूर्व शासक द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो निर्माण कार्य जो बन रहे थे उनको क्या कर दिया, उसको रोक दिया, वापस ले लिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा है। क्या दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का क्या अकबर भी कहा है। तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया, फिरोज शाह तुगलक को कहा गया, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला एक क्या था, पहला मुस्लिम शासक था। अब जजिया कर होता क्या है, ये देखिए फोटो है फिरोज शाह तुगलक की, ठीक। अब जजिया कर क्या, तो थोड़ा सा जजिया कर के बारे में हम आपको बता दें। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को छोड़कर जो मुसलमान नहीं है उनको क्या दिया जाता था, एक कर दिया जाता। उस कर का नाम था जजिया कर। जैसे हम हिंदू हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उनको क्या जजिया कर लगेगा, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, ठीक है, उस समय उन 5 लोगों को छूट दी गई थी। बूढ़े बच्चों को से नहीं लिया, यानी कि बच्चों से नहीं लिया जाएगा, बूढ़ों से नहीं लिया जाएगा, औरतों से नहीं लिया जाएगा, और विकलांगों से, ब्राह्मणों से, इन 5 लोगों से क्या है, कर नहीं लिया जाएगा, जजिया कर नहीं लिया जाएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसलिए कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब अकबर आता है तो उसको पता चलता है, तो 1564 में उसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर एक क्रूर शासक आता है औरंगजेब, मुगल काल में ही 1679 में इसने जजिया कर को पूरा ही शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आता है जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। तो ये जजिया कर के बारे में था, जो बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब आता ऋणों की समाप्ति, एक पॉइंट है। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों को ऋण को माफ़ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 प्रकार के कर लगाए गए। कितने, 4 प्रकार के। खराज यानी कि लगान, खुस्म यानी कि युद्ध के द्वारा लूटे गए माल पर। मैंने आपको बताया ना, खुम्स किसे कहते हैं, ये खुम्स किसे कहते हैं, ये सैनिक है, लूट कर माल लाते हैं, लूट का धन लाते हैं, दूसरे राजाओं से लूट कर लाते हैं, तो उनको क्या होता है, राजा को उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, टैक्स, ठीक है, कर देना पड़ता था। जजिया गैर मुसलमानों से लगने वाला कर। जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार थे। मालदार जो यानी कि जो अमीर व्यक्ति थे, वो लोग क्या करते थे, उनसे लिया जाता था
कर एक्स्ट्रा कर लिया जाता था, जिसे क्या कहा ज़कात कहा जाता था, और उनसे लेकर उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज थे, असहाय थे और साधनहीन थे, जो अत्यधिक गरीब थे, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी होती थी, उनको दिया जाता था। इतने आपको समझ में आ गया। अब बता राजनैतिक अपराधियों को दंड विधान में परिवर्तन। उसने क्या किया, दंड विधान में परिवर्तन किया। यानी कि अगर राज विद्रोह किया जाता, राजद्रोह किया जाता, तो उसको कठोर दंड की जगह क्या किया, समान दंड देने की योजना बनाई। इसलिए उसको क्या कहते हैं, जनता प्रिय शासक भी कहा जाता है। जनता प्रिय लोक कल्याणकारी शासक भी इसलिए इसको कहा गया। फिर आता है सरकारी सेवाओं को अंशगुणक बनाया। मान लीजिए कोई सैनिक है, युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्र, दामाद अथवा दास को क्या किया जाएगा, उसी के स्थान पर सरकारी सेवा में रख लिया जाएगा। इस ऐसी उसने योजना बनाई। ठीक है। फिर आता है नगद पेंशन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। तो उच्च सैनिकों को नगद पेंशन की जगह उसने क्या भूमि बांटना शुरू की, जागीर देना शुरू किया। ये भी है। अब आता है मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। कितनी प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है। सबसे पहले ससगनी है एक, यह चांदी की मुद्रा थी, यह टंका के मूल्य के 1/6 थी। ठीक है। आता अध, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/2 थी। फिर आता है बिख, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 थी। यहाँ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ससगनी किस धातु की मुद्रा थी, चांदी की। अध तांबे की मुद्रा थी तथा बिख तांबे की मुद्रा थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आता है नहरों का निर्माण। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करा है। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है, दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित है। ठीक है। जो किसान इन नहरों की सिंचाई करते थे, उन्हें एक हक ए सर्व यानी कि एक कर देना पड़ता था। ठीक है। जो कि उपज का 1/10 था, यानी कि जितना उपज होगा उसका 1/10 भाग जो किसान जो है सुल्तानों को देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नहर है। नहरों का निर्माण किसने करवाया। ठीक है। मैं किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया, इसलिए लोक कल्याणकारी उसको कहा गया शासक। ठीक। किसानों के बारे में उसने सोचा। ठीक है। फिर आता है अगला, दासों से प्रेम। एक कहते हैं कि जो ये सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था, इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब आता सिपा खाने की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सालय। ये देखो उर्दू के शब्द है दोस्तों, अरबी उर्दू। तो सिपा खाना की व्यवस्था नहीं कि निःशुल्क चिकित्सालय। इसने अनेक निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करवाई और दार उल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल भी खुलवाए। ठीक है। अब आता फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। कौन कौन 2 पुत्र थे दोस्तों, देखिए फतेह खां और मोहम्मद खां। ये 2 पुत्र थे फिरोज शाह तुगलक के। फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। यानी कि जो उसका एक बेटा था उसकी मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था, और मोहम्मद खां को जो दास थे फिरोज खां के, उसको राजधानी से भगा दिया, यानी कि दोनों पुत्र उसके चले गए। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। इसलिए फिर फतेह खां का जो पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 1389 तक शासन किया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जो थे फिरोज शाह के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। आपको समझ में आया, फतेह खां और मोहम्मद खां। ठीक है। तो फतेह खां की मृत्यु हो जाती है जब फिरोज शाह रहता है। ठीक है। लेकिन मोहम्मद खां को क्या करते हैं, उसके दास फिरोज शाह के जो दास भगा देते हैं, तो दोनों पुत्र क्या हो गए, चले गए, भग गए। अब शासन कौन करे, तो फतेह खां का पुत्र, तो फतेह खां का एक पुत्र था, उसका नाम था तुगलक शाह द्वितीय। वो क्या किया, वो उत्तराधिकारी यानी कि वो गद्दी पर बैठता है 1 साल के लिए। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अगला 1389 में इसकी मृत्यु के बाद छोटा भाई अबू बक्र शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने, उनका इतना प्रभाव ना रहा। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान निसरुद्दीन महमूद बना। ये थोड़ा सा निसरुद्दीन महमूद बना। ठीक है। अब ये अंतिम शासक है। निसरुद्दीन महमूद शाह जो है तुगलक वंश का एक अंतिम शासक है। मार्च 1394 में दिल्ली का शासक बना, निसरुद्दीन महमूद शाह बना। ये एक अयोग्य शासक था दोस्तों। इसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग में कहा जाता है
विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। यानी कि वो लोग व्यंग में कहते हैं कि अयोग्य शासक था, व्यंग में कहते हैं। यानी कि देखिए, दिल्ली से पालम की दूरी एकदम कम है, ज़्यादा नहीं है, तो लोग व्यंग में कहते थे कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था, ये लोग व्यंग में कहते हैं। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। तो आप लोगों को मैंने बताया पूरा तुगलक वंश, दिल्ली राजवंश का तुगलक वंश तीसरा राजवंश था। ये देखिए तुगलक वंश, यानी कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैंने आपको बताया, ये देखिए तुगलक वंश, तो हमने तुगलक वंश पूरा कंप्लीट कर लिया, खिलजी वंश कर लिया, गुलाम वंश कर लिया। खिलजी वंश, गुलाम वंश अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, तुगलक वंश मैंने कर दिया। अब अगले आएगा सैयद वंश और लोधी वंश। यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जिन 5 राजवंशों ने शासन किया था, यहाँ से हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बाबर आता है, लोधी वंश के बाद बाबर आता है, मुगल वंश की साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ के बाद ठीक है। आप PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अपना दोस्तों फीडबैक जरूर दिया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आ रही है या फिर कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर बताया करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।